गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान के 11वें अध्याय कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। टॉपिक क्या रहेगा बाबू? ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के क्या नियम हैं आज हम लोग देखेंगे। इसका डिफिनेशन भी है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम का डिफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, तो चलते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की ओर। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। नहीं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। नहीं, और न ही क्या किया जा सकता है? और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर या सीधे शब्द और या इसमें एक और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ज़्यादा डिफिनेशन लिखेंगे वो याद रहेगा नहीं, है ना। किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। हेडिंग क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक का? अब वस्तु के मुक्त पतन के दौरान वस्तु के मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है, इसके विषय में हम लोगों को समझना है। मान लेते हैं कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। ये कितने ऊंचाई है? h ऊंचाई पर। यहाँ वस्तु क्या है? स्थित है धरती से। ठीक है, ये धरती से h ऊंचाई तक स्थित है। अब यहाँ जो स्थित है वस्तु, तो यहाँ इसका स्थिति परिवर्तन के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा है ना। स्थितिज ऊर्जा कितना है? mgh।
जैसे जैसे ऊंचाई इसकी घटेगी, यानी ये अगर वस्तु को नीचे गिराया जाएगा तो ये घटता जाएगा, है ना। पहले ये यहाँ है, अभी ये कहाँ है, यहाँ। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh है ना। फिर ये अगर यहाँ आएगी तो mgh घटता जाएगा। अगर h घट रहा है तो h डैश बोल दिए। फिर यहाँ तक आते आते, है ना, mgh डबल डैश बोल दिए, है ना। और यहाँ तक आते आते इसका जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन एक तरफ देख लिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, शून्य। दूसरी तरफ देखते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। जब यहाँ था तो इसका गतिज ऊर्जा क्या था, शून्य था। और जब यहाँ आया तो गतिज ऊर्जा में भी गति हुआ, तो इसलिए इसका 1/2 mv² हुआ। फिर यहाँ आया तो 1/2 mv डबल डैश हुआ, मान लेते हैं mv डैश हुआ। और फाइनली जब यहाँ आया तो इसका सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगा mv², mv² हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली हम क्या बोल दिए, जब कोई वस्तु अगर h ऊंचाई पर स्थित है, माना कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, यदि उसका द्रव्यमान m हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा प्रारंभ में ऊर्जा E पोटेंशियल इक्वल टू mgh, वह गतिज ऊर्जा E काइनेटिक इक्वल टू 0 है। अतः कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है उसकी, EP जोड़ EK, है ना, mgh ही होता है। अब जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे गिरती जाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। जैसे जैसे वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही स्थितिज ऊर्जा कम होते जाती है। अर्थात
स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जब वह वस्तु पृथ्वी तल तक पहुंचता है तब उसका वेग, तब तक नहीं, तब उसका वेग भी अधिकतम होता है और ऊंचाई उसकी जो है, ऊंचाई h 0 हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर वस्तु की कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू EP जोड़ EK। EP हमारा 0 है, EK हमारा 1/2 mv², यानी 1/2 mv। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, v² इज इक्वल टू क्या होता है, U² जोड़ 2AS, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब वस्तु नीचे आ रही है ना, तो A हमारा क्या हो जाएगा, G। ये हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब v² के जगह अब U क्या था हमारा, प्रारंभिक वेग उसका क्या था, प्रारंभिक वेग 0 था। 2G के जगह G ही रहने देते हैं, है ना। S के जगह वो हमारा क्या था, H। डिस्टेंस तो H है, H डिस्टेंस से आ रहा है। तो ऐसे में v² इज इक्वल टू 2GH आया, है ना। तो v² की जगह यहाँ हम 2GH अगर लिख दें, जैसे कि चूँकि यहाँ डाल के चूँकि डाले, है ना, ये कंप्लीट किए। अब हम देख रहे हैं EU लास्ट तक। U1 में हमारा क्या देखे थे हम लोग, U1 में EP कुल ऊर्जा कितनी थी, कुल ऊर्जा U1 मान लेते हैं इसको, mgs था, है ना। अब ये U2 है, ये क्या है, U2 में हमारा कुल ऊर्जा कितनी है, 1/2 mv²। झलक देखते हैं, ये हमारा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ हमारा जो है U1 है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और यहाँ जो है v² इज इक्वल टू, इसको समीकरण 3 मानते हैं। तो हम जान रहे हैं कि जो U है वो EK EP जोड़ EK होता है। EP तो U2 के बारे में बात कर रहे हैं। EP हमारा 0 था, EK हमारा 1/2 mv² था, सॉरी तो हम पहले ही कर चुके हैं। U जो है हमारा, U2 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा था 1/2 mv²। v² का जब हम निकाले मान तो क्या हो गया, m2gh, है ना।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH है। तब यहाँ क्या देख रहे हैं, U2 जो है 2 कैंसिल हो गया है ना, तो बच गया mgh, और यही हमारा क्या है U1 भी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रही, नहीं बदला, नहीं नियत रहा। इस प्रकार निकाय का प्रारंभिक ऊर्जा व अंतिम ऊर्जा का मान समान रहता है। अतः ऊर्जा न ही उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ना। तो आज हम लोग क्या देखे, ऊर्जा संरक्षण का नियम देखे, और वस्तु के मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है इसके बारे में हम लोग देखे, है ना। इसके बाद का टॉपिक जो होता है ऊर्जा का रूपांतरण है, और उसके बाद हम लोग ऊर्जा ये शक्ति पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करना।